औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग क्रूजन वाला टॉपिक कर रहे थे और डिफरेंट मेथड्स देख रहे थे जिनमें मेटल्स को क्रूजन से बचाया जा सकता है। तो उनमें हमने मेटालिक कोटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था, वो देखा था। उसके बाद हमने फिजिकल मेथड्स के अंदर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेथड है, वो अब जो है ना हम देख रहे थे। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करती है और क्या प्रोसीजर होता है इसका, वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। और ये भी साथ देखा था कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी बेस पे वर्क करती है। ठीक है, तो आज हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, वो आज हम देखेंगे। तो बेसिकली दो एग्जांपल आज हम करने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है और दूसरी क्रोमियम है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आज हम दो देखेंगे डिटेल में कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर, या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर। ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते हैं। अगेन आप लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है। एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एक ही बीकर होता है, उसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, चूँकि एनोड को डिजोल्व करके कैथोड पे मेटल लेके जाना होता है, तो इस वजह से एनोडिक जो मेटल होता है उसी का हम सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं सेल के अंदर, बेसिकली वो कौन सा यूज़ करते हैं, जो एनोडिक मेटल होता है उसी का सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे ही हम बाहर से करंट अप्लाई करते हैं या बैटरी अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो एनोडिक मेटल होता है वो अपने सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और डिज़ोल्व होके यानी कि उसके जो कैटायन होते हैं वो कैथोडिक मेटल के ऊपर जाते हैं। जब कैथोडिक मेटल के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इस तरह जो एनोडिक मेटल है वो डिज़ोल्व होके कैथोडिक मेटल के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस तरह एक जो कैथोडिक मेटल है उसके ऊपर क्या है, यानी कि एक और मेटल की लेयर आ जाती है, एक और मेटल की कोटिंग हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो इस तरह जो है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड वेयर अ प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप acts as anode which is dipped in silver nitrate solution electrolyte. The spoon acts as cathode. When current is applied, the anodic silver dissolves to produce silver positive ions which move towards cathode and deposit on spoon by gaining electrons. ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम से हम सारी चीज़ें समझेंगे। ये हमारे पास पूरा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आप कह सकते हैं। ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, हमारे पास कैथोड है। अब जो एनोड है ये किसका बना हुआ है, ये प्योर सिल्वर का बना हुआ है, प्योर सिल्वर मेटल का ये क्या है, एनोड है, या आप कह सकते हैं ये सिल्वर स्ट्रिप है। यहाँ पे स्ट्रिप का इन्होंने जिक्र किया, सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एनोड। तो ये जो एनोड है ये किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। और ये जो कैथोड है, कैथोड हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जाहिर है अब किसी भी मेटल की आप सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो आप कोई भी मेटल यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन रख सकते हैं, कोई और मेटल रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे चूंकि उन्होंने स्पून रख दिया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, स्पून की क्या करवाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं। तो स्पून को जो है ना यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इन्होंने। अब आप देखें स्पून एज अ कैथोड एक्ट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, मैंने बताया कि जो एनोडिक मेटल होगा उसी का सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, उसी का हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो सोल्यूशन है वो हम क्या का यूज़ कर रहे हैं, इसी यानी कि सिल्वर का। तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट सोल्यूशन है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही बाहर से ये बैटरी हमने अप्लाई की, जैसे ही यानी कि बैटरी अप्लाई करेंगे, करंट देंगे, तो क्या होगा कि जो एनोड होगा, एनोड डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। एनोड डिजोल्व होकर यानी कि Ag पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, Ag पॉजिटिव आयन या सिल्वर पॉजिटिव आयन, ये सिल्वर पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाएंगे। जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से पास होके क्या होंगे, ये कैथोड के ऊपर आएंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन जैसे कैथोड के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सिल्वर पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर होंगे, ये कैथोड के ऊपर आके ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर मेटल के अंदर। तो इस तरह सिल्वर मेटल यहाँ पे यानी कि स्पून के इर्द गिर्द ये क्या हो जाएगा, एक लेयर सी बन जाएगी और स्पून के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिल्वर मेटल की यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की। तो चलते हैं आगे, इक्वेशंस देखते हैं। रिएक्शंस कौन कौन से हुए हैं।
एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, यानी कि सिल्वर डिजॉल्व हो रहा है। तो ये क्या है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है, ये डिजॉल्व हो के एक्वस सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Ag पॉजिटिव आयन के अंदर। ये चूंकि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है पानी के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, एक्वस। तो यहाँ पे सिल्वर आयन जो है ना वो सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होके Ag पॉजिटिव आयन देंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यानी एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे क्या होगा कि ये सिल्वर आयन, अब Ag पॉजिटिव जो है, Ag पॉजिटिव आयन ये स्पून के ऊपर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके अगेन किसके में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड के ऊपर किस में कन्वर्ट हो गए हैं, अगेन सिल्वर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ये सॉलिड सिल्वर जो है ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गई है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना, ये टोटल हमारे पास सिल्वर की जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसी दूसरे मेटल के ऊपर। तो एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, ये हम कहाँ कहाँ भी यूज़ करते हैं, ये सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज्ड इन टेबल वेयर, इसके बाद कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जितने भी स्टील ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्वेलरी है, कटलरी है, ये टेबल वेयर्स जितने भी हम यूज़ करते हैं, इनकी हम क्या करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। अब आप देखते हैं हमारे पास जितने भी जो है ना ये स्टील के बर्तन आते हैं, अक्सर बल्कि जो है ना उनके ऊपर बड़ी चमक सी होती है, ठीक है। तो उनके ऊपर चमक लाने के लिए या उनके ऊपर एक ग्लो लाने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल भी है और थोड़ी सी इस चीज़ से हट के है, यानी बिल्कुल सेम टू सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ी सी हट के है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। चलते हैं। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड वेयर एंटीमोनियल लेड एक्ट्स एज एनोड एंड द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज कैथोड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इन्होंने तस्वीर जो है ना यहाँ पे बुक के अंदर नहीं बनी हुई, डायग्राम नहीं बनी हुई इसकी क्रोमियम की सिल्वर प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो जर्नली मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम से जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके अंदर हम जो सेल के अंदर एनोड यूज़ करते हैं वो क्रोमियम का, होना तो क्रोमियम का चाहिए था लेकिन क्रोमियम का नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम का क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। तो हम जो एनोड यूज़ कर रहे हैं वो किसका यूज़ कर रहे हैं, एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड बेसिकली क्या है कि ऐसा लेड जो जिसका एलॉय है एंटीमनी के साथ। एंटीमनी भी एक मेटल है हमारे पास जिसका सिंबल है Sb, स्टीबियम, ठीक है। ये इसको हम कॉमनली एंटीमनी बोलते हैं। और ये हमारे पास साथ में क्या है, Pb लेड। ये दोनों मेटल का क्या है, एलॉय है। ये जब एंटीमनी और लेड का हम जो है ना आपस में मिक्सचर बनाते हैं या आप एलॉय बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीमोनियल लेड, ठीक है। तो ये एंटीमोनियल लेड जो है ना हमारे पास जो एनोड है ये एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है, ये डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, ये चीज़ है। उसके बाद जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड सेम टू सेम वही कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने क्रोमियम डिपॉजिट करवाना है। समझ आ गई है। अब आप सोचेंगे क्रोमियम किधर है, क्रोमियम तो है ही नहीं, तो देखते हैं। containing aqueous chromium sulfate solution along with little sulfuric acid। यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने यूज़ किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट है। ये हमारे पास क्रोमियम सल्फेट है, Cr2SO4 थ्राइस। ये क्रोमियम सल्फेट है और ये क्रोमियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि पानी के अंदर इसका सोल्यूशन बना हुआ है। और स्लाइटली हमने वहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसको ज़्यादा आयोनाइज करने के लिए, इसको मोर आयोनाइजेबल बनाने के लिए हमने वहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, H2SO4 ऐड किया हुआ है वहाँ पे। आगे, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस टू प्रोवाइड्स chromium positive chromium +3 ions which deposit on cathode during electrolysis। the reactions are basically होगा क्या, जैसे ही आप बाहर से बैटरी अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट में जो क्रोमियम पॉजिटिव 3 होंगे या Cr+3 या क्रोमियम कैटायन होंगे वो कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे जाके क्या करेंगे, यानी कि रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह आप जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, स्पून यूज़ करेंगे या कोई और भी जो भी आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर क्रोमियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम यानी कि क्रोमियम का एनोड क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, जो कि जिसको डिज़ोल्व होना चाहिए सोल्यूशन के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ऐसे क्यों नहीं करते हम, यहाँ पे क्रोमियम का एनोड यूज़ क्यों नहीं करते। तो उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली हमारे पास जितने भी बाकी एनोड्स हैं, ये लाइक सिल्वर का एनोड है, निकल का एनोड है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये 100% प्योर नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होते हैं, तो इस वजह से ये यानी कि ये जो रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन जो क्रोमियम का एनोड अगर आप बनाते हैं, क्रोमियम का एनोड, तो क्रोमियम का जो एनोड होगा वो 100% यानी कि जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। जब सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमारे पास रिएक्शन ही रुक जाएगा, ठीक है। और इस तरह जब रिएक्शन रुक जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि एंड पे क्रोमियम वहाँ पे डिपॉजिट, यानी कि एक जिस तरह हम चाहते हैं कि क्रोमियम डिपॉजिट हो, इस तरह क्रोमियम डिपॉजिट नहीं होगा। क्रोमियम एक जगह पे सारा डिपॉजिट हो सकता है, या कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, या इस तरह यानी कि क्रोमियम डिपॉजिट हो सकता है। तो बेसिकली इस चीज़ से बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एक ऐसा एनोड यूज़ करते हैं हम जिसे हम एंटीमोनियम लेड बोलते हैं, या एंटीमनी और लेड का जो अलॉय है वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इनएक्टिव एनोड है, ये क्या होगा, ये डिज़ोल्व नहीं होगा। ये जब डिज़ोल्व नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में से क्रोमियम आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा कैथोड के ऊपर, और इस तरह कैथोड के ऊपर जो है ना क्रोमियम डिपॉजिट होना क्रोमियम डिपॉजिट होता रहेगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या है, क्रोमियम सल्फेट है। क्रोमियम सल्फेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका जब वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, ये चाहिए सबसे पहले सोल्यूशन बना हुआ है हमारे पास। तो क्रोमियम का जब आप वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे तो आपके पास ये क्रोमियम +3 और साथ में सल्फेट, 3 सल्फेट आयंस जो है ना प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें आप। यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर जो है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सल्फेट के ऊपर -2। ये पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का या किसी भी केमिकल फार्मूला यूनिट का, जो हम फार्मूला लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं। बेसिकली सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है और क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है। तो ये जो चार्जेस हैं ये हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सल्फेट के ऊपर -2 है तो क्रोमियम के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है तो सल्फेट के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चार्जेस इनके साथ रिमूव हो जाएंगे और ये सिंपल जो है ना क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह Cr2SO4 थ्राइस इसको पढ़ेंगे। जब वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी क्रोमियम कैटाइन प्रोड्यूस होंगे और साथ में सल्फेट एनाइन प्रोड्यूस होंगे। अब इसको मोर आयोनाइजेबल बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं साथ में H2SO4, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर बेसिकली हाइड्रोक्सल आयन सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल डिजोल्व हुआ है ये क्रोमियम सल्फेट, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन भी होंगे और H आयन भी बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्सल आयन होंगे वो हाइड्रोक्सल आयन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि अच्छा, सोल्यूशन के अंदर 2 किस्म के एनाइन हैं, एक हमारे पास SO4 -2 एनाइन है और दूसरा हाइड्रोक्सल एनाइन है। क्योंकि क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है ना वाटर के अंदर, तो वाटर में बेसिकली हमारे पास ये जब सोल्यूशन बनेगा तो वहाँ पे 2 किस्म के एनाइन होंगे इस तरह। अब दोनों में से जो सबसे हल्का एनाइन होगा वो जल्दी एनोड पे चला जाएगा। तो सल्फेट जो है ये सबसे भारी एनाइन है, यानी कि हाइड्रोक्सल से भारी एनाइन है, और जो हाइड्रोक्सल है ये सल्फेट से क्या है, हल्का है। तो जो हाइड्रोक्सल है ये जल्दी मूव करेगा और एनोड पे चला जाएगा। एनोड के ऊपर चूंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोक्सल एनोड पे जाएगा, ठीक है। एनोड पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये साथ में जो है ना, ये हाइड्रोक्सल एक्वस लिखा हुआ है, ये वाटर लिक्विड और ऑक्सीजन गैस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर जो Cr+3 होगा, यानी क्रोमियम आयन होंगे, वो क्रोमियम आयन जो है ना फिर कैथोड की तरफ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ये एट कैथोड, क्रोमियम ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमियम प्योर क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमियम एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास नेट चार्ज क्रोमियम के ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी रिएक्शन आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, अगेन समझाने लगा हूँ, एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ। बेसिकली क्या है कि जिस तरह हम ये सिल्वर का सेल जो यूज़ कर रहे हैं, इस तरह क्रोमियम का सेल नहीं होगा, यानी कि जिस तरह सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है इस तरह क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होती। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हम एनोड यूज़ करते हैं वो सिल्वर का है, वहाँ पे एनोड क्रोमियम का नहीं होगा। उसका रीज़न मैंने बताया कि क्रोमियम, जैसे अगर आप क्रोमियम का एनोड यूज़ करते हैं तो वो साथ ही 100% डिज़ोल्व हो जाएगा उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी कि विद इन सेकेंड, या आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद ही वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। जब सारा डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन फिर कंप्लीट ही नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम एक ऐसा एनोड यूज़ करते हैं जो कि इनएक्टिव एनोड होता है, जो कि डिज़ोल्व नहीं होता। तो फिर हम कौन सा एनोड यूज़ करते हैं, फिर एंटीमोनियल लेड एनोड यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, इनएक्टिव एनोड है और जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। अब नेक्स्ट क्या है कि क्रोमियम सल्फेट का यहाँ पे हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है वाटर के अंदर। इसके अंदर स्लाइटली सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे इसको मोर आयोनाइजेबल बनाने के लिए, यानी कि इसकी ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस हों, ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो वाटर के अंदर, इस वजह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए, आयन्स। अब यहाँ पे आयन्स हैं और साथ में वाटर के आयन्स भी हैं, यानी कि वाटर भी आयोनाइजेबल फॉर्म में है। ज़ाहिर है जब एसिड ऐड किया है तो क्या है कि वाटर भी आयोनाइज हो गया है साथ। तो वाटर के आयन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्सल। अब एनाइन देखते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली हमारे पास एक सल्फेट एनाइन है और दूसरा हाइड्रोक्सल एनाइन है, दो एनाइन है। अब दोनों एनाइन में से ज़्यादा तेज़ी से मूव कौन करेगा, हाइड्रोक्सल एनाइन मूव करेगा। क्योंकि हाइड्रोक्सल का साइज़ जो है ना वो सल्फेट से बहुत कम है, तो हाइड्रोक्सल मूव करेगा एनोड के ऊपर। जब एनोड के ऊपर आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी और वहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा एनोड के ऊपर। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, ये वायर के ज़रिए एक्सटर्नली बैटरी में से पास होकर कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। कैथोड के ऊपर फिर क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ये जो सोल्यूशन के अंदर क्रोमियम पॉजिटिव आयन होंगे ये कैथोड के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही क्रोमियम कैथोड के ऊपर जाना शुरू होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर क्रोमियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अब क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। Usually steel is first plated with nickel or copper and then by chromium, because directly chromium plating on steel doesn't adhere well on steel because it absorbs moisture and then stripped off from steel surface, so nickel or copper provides strong adhesion। कहता है कि हमारे पास जो स्टील है ना, स्टील के ऊपर डायरेक्टली हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करवा सकते। उसका रीज़न क्या है कि अगर स्टील के ऊपर डायरेक्टली आप क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएं तो वो जो क्रोमियम होगा वो क्या करता है, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा कि वो वहाँ पे जो है ना स्टील के साथ वो क्रूजन शुरू हो जाएगी। स्टील की जैसी क्रूजन शुरू होगी तो क्या होगा कि ऊपर से जो क्रोमियम की एक लेयर होगी या जो इलेक्ट्रोप्लेटेड क्रोमियम होगा वो स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा, वहाँ से टूट जाएगा, वहाँ से यानी कि उतर जाएगा क्रोमियम स्टील की सरफेस से। तो इस तरह जो है ना स्टील की सरफेस के साथ क्रोमियम की जो बाइंडिंग है वो इतनी स्ट्रांगली नहीं होती, ठीक है। या आप कह सकते हैं स्टील की डायरेक्टली क्रोमियम के साथ जो एडहीजन है, एडहीजन बोलते हैं बेसिकली दो सब्सटेंसेस के बीच में जो एक स्ट्रांग फोर्स होती है उसको हम एडहीजन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टील की सरफेस और क्रोमियम के बीच में स्ट्रांग एडहीजन या स्ट्रांग फोर्स नहीं होती, इस वजह से जो क्रोमियम है वो वहाँ से स्ट्रिप ऑफ हो सकता है। तो क्रोमियम की स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले हम निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं स्टील के ऊपर। स्टील की सरफेस के ऊपर पहले निकल या कॉपर की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे। इस तरह फिर जो है ना स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, स्टील की क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, ठीक है। तो फिर जो है ना क्रोमियम वहाँ से स्ट्रिप ऑफ नहीं होगा। बेसिकली ये बताने का ये मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेसिकली, स्पेशली जो है ना ये क्रोमियम के लिहाज से। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। बाकी जितनी भी है निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वो सारी सेम ही है। वो सारी सेम जो है ना, इसी तरह जो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई है सेम इस तरह ही है कि हम उसी मेटल का एनोड यूज़ करते हैं जो कि जिसने डिज़ोल्व होना होता है अपने सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर। डिज़ोल्व होकर फिर कैथोड के ऊपर उसके आयंस ले जाना होता है। तो बेसिकली हम वही एनोड यूज़ करते हैं। लेकिन क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्रोमियम का एनोड यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह जो है ना वहाँ पे जो क्रोमियम है वो सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट से जो है ना वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है। तो अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करेगा, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।